हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, आज अकाउंटेंसी का अपना 11th क्लास का लेक्चर नंबर है 15 और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे और सीखने का कोशिश करेंगे क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन क्या होता है। इन सारी बातों को जो आपके बुक्स का थ्योरी है उसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल करने का भी कोशिश करेंगे। तो आइए, मैं सी राकेश रोशन आपका कैश फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से और जूम एप्लीकेशन के माध्यम से आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना कॉन्सेप्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज वेल एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। देन लेट्स बिगिन द टॉपिक। देखिए, आज जो हम लोग को करना है वो कल भी हमने कमिट किया हुआ था कि एटलीस्ट दो कॉन्सेप्ट हम लोग को करना है, जिसमें से पहला का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड सेकेंड इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। राइट। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट जो करने हैं हम लोग को, इसमें थोड़ा सा पहले आपको आइडिया लेना पड़ेगा ये है क्या। तो ये कुछ और है नहीं, अगर हम एक्सपेंसेस जो भी हम कर रहे हैं अपने बुक्स में, उसी का दो पार्ट है ये। राइट, फर्स्ट एंड सेकेंड। राइट, जो भी एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चले, हमारे पास जो भी एक्सपेंस थे, जैसे एग्जांपल के लिए सैलरी, रेंट, है ना, दो ही एग्जांपल लेके चलते हैं। सैलरी को पेमेंट करना था, रेंट को पे करना था। राइट, तो ये दो जो आपको एक्सपेंडिचर जो पे करने थे, उसी से ये निकल के आया है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा। आई थिंक हो सकता है आपको आइडिया नहीं हो, तो आइडिया देने का काम मेरा तो है। देखिए, क्या होता है, कोई भी जो ईयर है जहाँ पे आप बुक्स को राइट करते हो, एक बार ले लेते हैं हम 12 महीने का हम पीरियड ले लेते हैं। राइट, एक साल कितने महीने का होगा? 12 महीने का। ये बात मानते हैं। मान लेते हैं कि आपका स्टार्टिंग साल है 1/4/2020 से ही ले लेते हैं। 1/4/2020 को आपने बुक्स लिखना शुरू किया और आपका खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। राइट, अब ये 12 महीने हैं। 12 महीने के पीरियड में हर महीना आया होगा, जैसे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये हुआ होगा। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं कि मान लेते हैं कोई एक पर्सन है जिसका सैलरी हमने तय किया था कि भाई तेरा सैलरी जो है 10,000 रुपया पर मंथ होगा। ठीक है, 10,000 रुपया हर महीने में सैलरी दिया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि हर महीने का सैलरी आप अगले महीने की 5 तारीख को देते हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हर महीने की सैलरी, पूरा महीना काम करेगा अप्रैल का, अप्रैल का सैलरी हम 5 मई को देंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो अप्रैल का सैलरी मई में पे हो गया, मई का सैलरी जून में, ऐसा करते करते सब सैलरी पे हो गया। लेकिन जब मार्च की सैलरी की बात करेंगे, मार्च 21 का, तो मार्च 21 की सैलरी कब पे होगी? अप्रैल 21 में। अब अप्रैल 21 में पे करेंगे, तो जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो तब तक क्या जर्नल एंट्री करते हो?
आप जब सैलरी पे करोगे अप्रैल में तो क्या जर्नल एंट्री करोगे? अप्रैल में लिखोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 10,000। समझ में आ रही बात है? ऐसा अप्रैल से लेके फरवरी तक आपने कर लिया, हर महीने हर महीने। लेकिन मार्च में आपने सैलरी अभी तक नहीं पे किया है। कब तक? नॉट एट पेड टिल 31 मार्च 2021। तो जब पे ही नहीं किया है, पैसा गया ही नहीं, तो एंट्री तो होगा ही नहीं। ये बात से आप सहमत हैं? जब आपने पेमेंट किया ही नहीं तो आपने जर्नल एंट्री किया ही नहीं होगा। जब जर्नल एंट्री नहीं किया होगा तो आपका जो खर्चे का हिसाब है क्या वो सही सही आकलन हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा। आप जब सैलरी जोड़ोगे तो टोटल सैलरी 11 महीने का आपके बुक्स में दिखाएगा 1,10,000, जबकि आपके खर्चे हो चुके हैं 1,20,000, खाली भुगतान होना उसका बाकी है। राइट? इतना बात समझ में आता है? मतलब अगर हम जो भी एक्सपेंडिचर जो कि मेरा हो चुका है, हम ऐसा लिख रहे हैं कि those expenditure which have been incurred नहीं वर्ड समझ में आ रहा है? हम लिख देते हैं ऐसा खर्चा जो हो चुका है, राइट, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट नहीं हुआ है, राइट। वैसे ही खर्चे को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट। अब इस एक्सपेंसेस में अगर सैलरी है तो सैलरी लिखेंगे, रेंट है तो रेंट लिखेंगे। आ रही बात समझ में? अब सबसे बड़ी बात है, ठीक है आउटस्टैंडिंग हो गया, हम इसका सर जर्नल एंट्री क्या करेंगे? तो जर्नल एंट्री आपको सिंपल करना है। कोई भी खर्चा हो चुका है तो खर्चे को तो डेबिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? मान लेते हैं सैलरी है, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया। लेकिन अब एक्चुअली है क्या कि हमारे को अभी तक तो पैसा गया नहीं। अगर पैसा गया रहता तो बैंक और कैश लिख लेते, लेकिन ऐसा सीन तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे? इसके बदले में एक नया लेजर क्रिएट करेंगे और उस लेजर का नाम रहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। और इसका नरेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे थोड़ा जगह कम है। बीइंग सैलरी फॉर द मंथ ऑफ March 2021 is due but not yet paid, राइट। ये नरेशन लिख लेंगे। अब आप कहोगे, आपके मन में सवाल आना चाहिए, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमको क्या जरूरत है लिखने की? जब पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे, राइट। जरूरत है। अब इस जरूरत को थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, एक बार पहले आपको आइडिया लगा व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? हिंदी इसका होता है अदत्त व्यय। ऐसे खर्चे जो हो चुके हैं लेकिन अभी भुगतान होना बाकी है। ऐसे खर्चे जो हमने कर लिया है लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया। बिजनेस है तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होंगे। क्या रोज रोज खर्चा जो होगा उसका रोज रोज पेमेंट होते रहेगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। एक ड्यू डेट डिसाइड किया जाएगा कि भैया हर महीने की सैलरी 5 तारीख को हम पेमेंट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है 5 तारीख को भी मेरे पास पैसे नहीं हो, जैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, पैसे नहीं है बिजनेसमैन के पास, तो कहेगा भैया देखो 2 महीना और इंतजार करो। लेकिन क्या उसका वो खर्चा हो चुका है? ऑलरेडी हो चुका है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कि क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, थोड़ा सा मैंने आपको जिस्ट देने का कोशिश किया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस
which have been incurred but not yet paid। आइए थोड़ा सा थ्योरी इसका देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है, फिर जाके इसका हम बेसिक जो बैकग्राउंड है वो भी समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि क्यों जरूरत पड़ता है ऐसे सारे काम करने का। अब देखिए, it is quite common for business enterprises to be left with some expenses which are yet to be paid at the end of accounting year due to one reason or other. Such expenses are termed as outstanding expenses. These expenses, these are the expenses which should have been paid during the current year but which have not been paid। उसको पे होना था इस साल में बट पे नहीं हुआ, किसी भी कारण से। वो एक कारण हो सकता है या एक से अधिक कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if an employee is paid salary at the rate of 1000 per month, and if during the year only 11th month salary amounting 11,000 has been paid to him and 1000 for 1 month will be outstanding salary, the entry will be salary account debit to outstanding salary account, right? Outstanding salary account is a liability. It has been credited because it is representative personal account representing the employee to whom salary are to be paid। तो सिंपल सा बात है, ऐसे खर्चे अगर हम एक लाइन में समझने की बात करें हिंदी में, ऐसे खर्चे जो हो चुके हैं उनका पेमेंट नहीं हुआ है उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, राइट। एक कॉन्सेप्ट ये हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, इसके साथ साथ ही हम डिस्कस कर देते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आया तो ये वाला और आसान से समझ में आएगा। ये तो ऐसे खर्चे से जो कि हो चुके हैं, पेमेंट बाकी है, राइट। ये हो गया आउटस्टैंडिंग। क्या होता है प्रीपेड? अगर आप ध्यान से देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ खर्चे आप एडवांस में ही पे कर देते हो। आपका खर्चा अभी हुआ नहीं है लेकिन आपने पहले ही दे दिया। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपका रेंट ही है। रेंट ऑलमोस्ट जो है, जो भी मकान मालिक है, रेंट जो क्या करता है, एडवांस में ही लेता है। ऐसा हो सकता है कि आपका रेंट जो है 1000 रुपया का पर मंथ दुकान का रेंट है, और जो आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 20-21, तो 12 महीने का होता है ना, और आपने 15,000 रुपया पे कर दिया। अब पेमेंट तो कर दिया, खर्चे तो है 1000 रुपया महीने का, तो महीने के हिसाब से पूरे 12 महीने के खर्चे हो गए आपके 12,000 रुपया। लेकिन आपने पेमेंट कितना कर दिया? 15,000। तो जो 3,000 एक्स्ट्रा पे हुआ, जो क्या है, ये एडवांस रेंट हो गया, एडवांस पेमेंट। इसी एडवांस को हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी हुए नहीं है लेकिन पेमेंट हो चुका है। देखिए, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चा हो चुका है, पेमेंट बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, खर्चे हुए नहीं है, पेमेंट हो चुका है, राइट। इतना बात हम लोग समझ में आ रहा है। इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे प्रीपेड का, वो भी एक बार देख लीजिए। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करें, अगर रेंट के बारे में ही बात करें, तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, अगर पेमेंट किया होगा, रेंट अकाउंट डेबिट 15,000 किया होगा टू बैंक या कैश, जो भी सिचुएशन रहा होगा, 15,000। अब ऑल दो हमारा इस साल का खर्चा 12,000 था, तो इसमें से हम 3,000 वापस निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट कितना? 3,000 टू रेंट को क्रेडिट कर देंगे ताकि हमारा हिसाब जो है बराबर रहे। ठीक है, चलिए। तो ऐसा भी कर सकते हैं, या दोनों को एक ही साथ कर सकते हैं हम। कॉमन एंट्री, क्या कॉमन एंट्री होगा?
रेंट अकाउंट डेबिट 12,000 का 12,000 लिखिए, प्रीपेड रेंट डेबिट 3,000 टू कैश या बैंक 15,000, राइट। ऐसा भी लिख सकते हैं, बात सेम टू सेम है, जो आपको सूट करता है वो कर सकते हैं। बेसिक आइडिया ये था हमारे को आज समझने का कि हमको ये समझना जरूरी था कि व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। होप सो, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। जब तक एग्जांपल करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा इसका रीजन पे। रीजन बिहाइंड दीज ट्रीटमेंट, क्यों, सवाल है क्यों, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो ये हम लोग अपने मर्जी से नहीं करते हैं, सरकार का कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसके हिसाब से करते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से सोचेंगे, आपको सड़क के दाहिने तरफ चलना होता है कि नहीं? मानते हैं बात? सड़क के राइट साइड में चलते हैं या लेफ्ट साइड में? राइट साइड में, है ना? पक्का? नो सर, लेफ्ट साइड। नो नो, किधर चलते हैं आप? सड़क के लेफ्ट साइड में। क्यों चलते हो सड़क के लेफ्ट साइड में? कौन कहता है सड़क की बाईं ओर चलना चाहिए? रूल है। रूल, रूल, रूल्स, है ना? रूल्स कौन बनाती है? गवर्नमेंट, राइट। तो जैसे सड़क पे चलने के लिए रूल था, वैसे ही अकाउंटिंग में भी रूल था ना? गोल्डन रूल आपने पढ़ा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े? अब अकाउंटिंग को करने के लिए भी कुछ रूल्स, और भी रूल्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर अकाउंटिंग रूल की बात करें, अकाउंटिंग रूल्स भी है कुछ, और इस रूल्स को बनाने के लिए पावर जो दिया गया है वो गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको दिया गया है। अकाउंटिंग रूल जो है वो गवर्नमेंट ने पावर असाइन कर दिया है, और उस इंस्टीट्यूट्स का नाम है ICAI। नाम सुना है कभी ICAI? नहीं सुना? इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जैसे आपका स्कूल कॉलेज है, वैसे ही सीए के एग्जाम को, डिग्री को बनाने के लिए, या उसके सारे प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सीए इंस्टीट्यूट, शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं। जैसे हम लोग सीए किए हुए हैं तो इसी इंस्टीट्यूट से किए हैं। तो आईसीएआई में जो भी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रूल बनाते हैं, राइट। और उस रूल को उन्होंने बनाया, और उस रूल को टेक्निकली वो लोग बोलते हैं एएस, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन चुके हैं, लगभग लगभग 1 to 38 तक या 35 तक ही मान के चलिए, अभी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा रूल बना हुआ है। उसमें से जो एक रूल है इस बॉडी में, एक रूल जो है वो ये है AS1 करके, और AS1 कहता है, जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग टू अकाउंटेंसी। कुछ बेसिक प्रिंसिपल बनाए गए हैं, जितने भी इंडिया में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इस बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। उस बेसिक प्रिंसिपल में 3 बातें कही गई है, बहुत ध्यान से मन लगा के देखिएगा। हो सकता है ये बातें कुछ आपको पल्ले नहीं पड़े कुछ टाइम के लिए, लेकिन यकीन मानिए, जब 11th आप करने के कगार पे रहेंगे, तब आपको शायद याद आएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है तो मुझे डिस्कस तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बातें, हमारा जो थीम रहता है ये रहता है हमेशा कि बच्चों को केवल रटाया नहीं जाए,
उसके मतलब को भी समझाया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम ऐसा आउटस्टैंडिंग को कर रहे हैं, कैसे होता है वो हमने देख लिया, लेकिन क्यों वाले पे अभी हम हैं। तो इस बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग टू अकाउंटिंग जो में है, दो तीन बातें मेनली कही गई है। एक तो है वो ये गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी एंड तीसरा अप्रूवल। राइट, क्या होता है थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर देते हैं, बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि आप एज 11th में हैं, लेकिन एक बार ये सारा चीज आप ध्यान में ले लोगे तो आई थिंक कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा आपको आगे चल के तो ऐसा नहीं होगा कि रटा रटा देखो भाई आउटस्टैंडिंग होता है, हम करते हैं, क्यों करते हैं, आप दूसरे अपने सहपाठी से जब बात करेंगे व्हाई इट इज टू बी डन, क्यों कर रहे हैं आप, तो ये जवाब आपको पक्का मिलेगा। गोइंग कंसर्न्स में क्या है कॉन्सेप्ट, सिंपल सा है, हम बहुत शॉर्टकट में समझा रहे हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट हुआ, लेट सपोज दैट हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1/4/2020 को, राइट। अब ये आप बताइए इस बिजनेस का लाइफ कितना टाइम होगा, क्या 1/4/2020 को आपको मालूम है कि ये बिजनेस अगले 2 साल में जाके बंद होना ही होना है? क्या इस नेगेटिविटी से लोग बिजनेस स्टार्ट करता है या पॉजिटिविटी से करता है? पॉजिटिव थिंकिंग रख के करता है। अब बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये मान के चलेंगे कि इसका लाइफ जो है इनफाइनाइट रहेगा, पता नहीं मुझे कब तक चलेगा, राइट। कब तक इसका लाइफ होगा ये हमको मालूम नहीं है, वो मे भी 2 साल भी हो सकता है, वो मे भी 10 साल भी हो सकता है, वो मे भी 50 साल भी हो सकता है, राइट। अब बात जब हम कर रहे हैं गोइंग कंसर्न, कॉन्सेप्ट यही कहता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज भी कहते हैं लोग इसको, कि अगर आपका अगर आपका बिजनेस कोई भी स्टार्ट किए तो हम ये मान के चलेंगे कि ये बिजनेस जो है निरंतर और चलते रहेगा, लाइफ टाइम तक चलते रहेगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा, राइट। अब रहा बात कि हमारे पास अगर हम 1/4/2020 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसका लाइफ तो है इनफाइनाइट। अब लाइफ इनफाइनाइट है तो हम हिसाब किताब कैसे रखें भैया, क्या हम पूरे 100 साल तक इंतजार करके तब हिसाब किताब निकाले? तो इस कॉन्सेप्ट में ये बातें कही जाती है कि देखिए भाई साहब ऐसा है कि आपके बिजनेस का जो लाइफ है वो इनफाइनाइट है, अनंत है, कोई अंत नहीं है उसका। लेकिन आप क्या काम करो, आपको अपने हिसाब किताब को रखने के लिए इस इनफाइनाइट लाइफ को कुछ पीरियड में तोड़ दो। कैसे तोड़ दो? पीरियड में आप इसको तोड़ दो। तो क्या फर्क पड़ेगा इससे? पीरियड में जैसे ही तोड़ोगे तो कुछ टुकड़े बनेंगे, जैसे एक यहाँ पे 1/4/20 से लेके 31/3/21, फिर 22, फिर 23 एंड सो ऑन। तो जैसे ही आपने इस पीरियड को ब्रेक किया तो एक पीरियड आपने बनाया यहाँ पे 1 साल का, वो 1 साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, एक पीरियड ये बनाया, राइट। तो दिस पीरियड इज कॉल्ड, ये जो पीरियड है छोटे छोटे जो आपने लाइफ टाइम बिजनेस को आपने स्प्लिट किया सम पीरियड में, दिस पीरियड इज टेक्निकली कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड, राइट। अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली 12 महीने का लोग लेके चलते हैं इंडिया में, वो मे भी ज्यादा का भी हो सकता है, कम का भी हो सकता है, लेकिन ट्रेंड में यही है कि ये अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का होता है इंडिया में, राइट। तो गोइंग कंसर्न्स का कॉन्सेप्ट एक ये निकल के आया। कंसिस्टेंसी को अभी करने की आवश्यकता अभी हमको नहीं पड़ रही है, लेकिन एक्रूवल को डिस्कस करना जरूरी है। अब क्या कहता है कि गोइंग कंसर्न के बेस पे आपने जिस भी पीरियड को स्प्लिट किया है अकाउंटिंग पीरियड में, अब इस पीरियड के प्रॉफिट लॉस को निकालने के लिए, क्योंकि बिजनेस का मेन प्रॉफिट मोटिव ही होता है टू अर्न द प्रॉफिट, तो कैसे बिजनेसमैन आइडेंटिफाई करेगा कि हमारे को इतना प्रॉफिट हुआ?
तो एक्रूअल सिस्टम क्या होता है? एक्रूअल सिस्टम ये कहता है कि जो भी आपके या तो इनकम होंगे या होंगे एक्सपेंसेस, दो ही हो सकते हैं बिजनेस में, आमदनी का स्रोत होगा या खर्चे का स्रोत होगा। तो इन दोनों को कहता है ये कि आपको एक्रूअल सिस्टम पे मेंटेन करना है। तो क्या होता है एक्रूअल सिस्टम? एक्रूअल सिस्टम ये कहता है कि चाहे आपके खर्चे या आमदनी पेमेंट हुआ हो, पे हुआ हो या नहीं, बट उसको एंट्री करना है, राइट। तो इसी के बेस पे हमारा आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड निकल के आया था। एक्रूअल सिस्टम क्या कहता है, आप थोड़ा सा एग्जांपल से समझिए कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्या प्रॉब्लम होगा। मान लेते हैं आपको दुकान पे बैठाया गया, आपके पिताजी ने आपको दुकान पे बैठाया और 1 साल के लिए आपको चांस दिया कि अपन तेरे को चांस देते हैं कि तू कितना प्रॉफिट कमाता है। ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि आपने दुकान पे बैठा और दुकान पे आपने 1 लाख रुपए का सेल किया पूरे साल में, राइट। सेल था आपका 1 लाख का। ध्यान से देखिएगा, तो जाहिर सी बात है आपने कुछ परचेज भी किया होगा। मान लेते हैं परचेज किया आपने कितने का, 60,000 का, राइट। तो आपको प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 40,000। चलिए उसमें से रेंट पे कर दिया, मान लेते हैं 2,000 का महीना था, तो आपने पे कर दिया 20,000 ही, राइट। या 24,000 का 24,000 पे कर दो, कितना प्रॉफिट हो गया, 16,000। तो आपको जैसे ही इसको दिखाओगे तो आपके पिताजी खुश हो जाएंगे, चलो बेटा मेरा 16,000 कमा के दे दिया, राइट। लेकिन जब ध्यान से देखा गया कि इस पीरियड में एक स्टाफ भी रखा गया था जिसका 5,000 का महीना था स्टाफ का सैलरी, और वो अभी तक पे नहीं हुआ है। अब सोच के देखिए, क्या आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? आपने तो प्रेजेंटेशन दिया पिताजी को, देखो पिताजी मैंने 16,000 गल्ले में रखा हुआ है, कमाया है। लेकिन पिताजी जब देखे कि भैया एक रमेश को रखा था उसकी सैलरी आज तक दी नहीं, वो रोज चिल्ला रहा है भैया मेरा सैलरी दे दो, सैलरी दे दो, तो क्या इस खर्चे को भी हटाना था कि नहीं हटाना था? घटाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने 44,000 का तो नुकसान ही कर लिया। दिस इज द रीजन टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द एक्रूअल सिस्टम। जिस पीरियड के खर्चे है उसी पीरियड में डलने चाहिए, उसके अगले पीरियड में नहीं। हाँ भुगतान करोगे अगले साल, वो अगले साल का खर्चा नहीं था। तो ऐसा कह सकते हैं, टू सर्टेन द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रू प्रॉफिट निकालने के लिए, सही प्रॉफिट का आकलन करने के लिए हमको जो बुक्स को मेंटेन करना पड़ता है एक्रूअल पे। और इसी एक्रूअल पे मेंटेन करने के कारण हमारा ये सिचुएशन एराइज हो रहा है, कहाँ से, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड। मतलब जिस पीरियड के जितने खर्चे हैं उसी पीरियड में डालना है। ऐसा हो सकता है कि कुछ खर्चे आपके बाकी रह गए हों, तो जो बाकी रह गए हैं उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, आउटस्टैंडिंग। एंड जो एक्स्ट्रा पे हो गए हैं उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रीपेड। अब रहा बात, ये मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको करा दिया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इलस्ट्रेशन कर लीजिए। आज दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा, बिकॉज इतना सारा काम करने के लिए सारी जो एकदम मिट्टी का मोल्ड तैयार किया जा रहा है 11th में, जैसे आपके दिमाग में सेट होगा आगे चल के वैसे ही करेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल काम रहता है, राइट। चलिए, तो इस पे एक जो एग्जांपल है हम आपको डिस्कस कर देना चाहते हैं। बाकी डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट हम कल की कक्षा में करेंगे। आइए देखिए, जो अपने पास एग्जांपल नंबर 15 है और इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, सैलरी ड्यू टू क्लर्क 50,000, पे नहीं हुआ है, ड्यू है। जैसे ही ड्यू वर्ड आपने देखा, आपके दिमाग में क्या आया, ये ऐसा खर्चा है जो हो चुका है लेकिन पेमेंट होना बाकी है, तो इसका मतलब क्या है, ये आउटस्टैंडिंग। इसका सेकंड का जर्नल एंट्री देखिए, यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी ड्यू टू कलर, राइट। ये बात समझ में आ गया आपको। सेकंड,
आप देखिए, कहता है आउट ऑफ द रेंट पेड ₹10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, राइट। जो भी रेंट था उसमें से 10,000 का जो रेंट था वो अगले साल के लिए। इसका मतलब ऐसा हुआ कि आपने पेमेंट आज ही कर दिया लेकिन खर्चे वो आगे के हैं, तो उस खर्चे का क्या नाम है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए, तो प्रीपेड रेंट को हमने डेबिट किया और रेंट को हम क्रेडिट कर दिए, राइट। और ऐसा इसमें लिखा हुआ है, रेंट पेड इन एडवांस। आई थिंक आज मैंने आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करने का कोशिश किया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो एक काम करिएगा, इसको दोबारा से आप देख लीजिएगा एंड इसमें जो थ्योरी है उसको आप एक बार पक्का पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सारा का सारा आपको नोट शेयर किया हुआ है। आपके पास बुक होगा हार्ड कॉपी, वहां से भी देख सकते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो दो कॉन्सेप्ट आज के लिए काफी है आपके काम के लिए, राइट। तो आज आपका सेशन टाइम भी खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट, तो हम काम करते हैं आज इसको यहीं पे रोकते हैं। जो भी आपका डाउट बनता है, लेट्स पीछे का भी कोई डाउट होगा या इस पे भी क्वेश्चन जो करोगे आप 15 नंबर, उस पे जो डाउट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज 5 मिनट में वीडियो बंद हो जाएगा, टाइम इज elapsing, राइट। ठीक है, बाकी ऐसे कुछ ऊपर ऊपर से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।